हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एक दिशा में गति या एक विमीय गति। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम एक ही दिशा में गति के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा गति के बारे में पढ़ेंगे, विस्थापन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, त्वरण, इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, क्योंकि जो टर्म हमारी आती है यहाँ से, विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, ये सब हमारे आगे काम आएंगी। ठीक, तो इसलिए ये हमारा बहुत बेसिक चैप्टर है। सेकंड चैप्टर की तरह ही इम्पोर्टेंट भी है, तो समझते हुए पढ़ना है। यदि आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ ये चैप्टर पूरा की पूरा एज इट इज़ है। ठीक, उसी चैप्टर को 11th में थोड़ा डिटेल से दिया है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज शुरू कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? सरल रेखा में गति। ठीक, सरल रेखा में गति यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब स्ट्रेट लाइन एक ही डायरेक्शन में बनती है, इसलिए इसको 1D मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1D मोशन, यानी कि एक डायरेक्शन में होने वाली गति। ठीक, तो सरल रेखा में गति कहिए, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कहिए, या 1D मोशन कहिए, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि यदि पिंड गति कर रहा होता है तो उसका अध्ययन भौतिकी की शाखा में किया जाता है। तो जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था कि मेन रूप से फिजिक्स को 2 ब्रांचेज में बांटा गया है। एक थी हमारी चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी थी हमारी क्वांटम भौतिकी। तो हमने बात की थी कि चिरसम्मत भौतिकी में स्थूल पार्टिकल देखते हैं हम, और क्वांटम में क्या देखते हैं? सूक्ष्म पार्टिकल। ठीक, अब जो सरल रेखा में गति जो चैप्टर है हमारा, तो गति क्या होती है? किसी भी वस्तु की हमें दिखाई देती है या हम फील कर सकते हैं। तो ये जो गति की वाला जो भाग है वो हमारा जाता है चिरसम्मत भौतिकी में। किसके अंतर्गत जाता है? चिरसम्मत भौतिकी, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स की एक ब्रांच है यांत्रिकी। क्या नाम है? यांत्रिकी, यानी कि मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंतर्गत हम पिंडों की गति का अध्ययन करते हैं। तो यांत्रिकी क्या हो गई? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पिंडों की गति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसमें नियम सब आ जाएंगे। ठीक है, तो नियम हो या पिंडों की गति का अध्ययन हो, सारा अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। ठीक, अब देखिए, यांत्रिकी को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। सबसे पहले है शुद्ध गति की। जो सबसे पहला इसका भाग है वो है हमारा शुद्ध गति की। क्या है? शुद्ध गति की। तो शुद्ध गति की क्या होती है? शुद्ध गति की में गति के कारणों का अध्ययन नहीं करते, यानी कि शुद्ध गति की में हम क्या करेंगे? पिंड की गति का अध्ययन तो करेंगे, पिंड की गति का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन ये गति किस कारण से उत्पन्न हुई है, क्यों उत्पन्न हुई है, इसका अध्ययन नहीं करते। तो ये कहलाती है हमारी शुद्ध गति की। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन इसके कारणों पर विचार नहीं किया जाता, क्या कहलाती है? शुद्ध गति की। नाम से स्पष्ट है, शुद्ध गति। ठीक, तो केवल गति का अध्ययन करेंगे, कारणों का अध्ययन नहीं करेंगे। ये तो इसकी हो गई पहली ब्रांच। ठीक है, दूसरी ब्रांच है इसकी गति विज्ञान। क्या नाम है? गति विज्ञान, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डायनामिक्स। क्या कहते हैं? डायनामिक्स। ये क्या होती है? देखो, शुद्ध गतिकी को कहते हैं काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स, इसे कहते हैं डायनामिक्स। इसमें क्या होगा? गति का अध्ययन तो करेंगे ही करेंगे, जैसे शुद्ध गतिकी में किया था।
तो इसमें गति का अध्ययन तो किया जाएगा, लेकिन कारणों पर भी विचार किया जाएगा। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कणों की गति का अध्ययन किया जाता है, साथ ही कारणों पर भी विचार किया जाता है। यानी कि गति विज्ञान में आपको गति का कारण भी पता होगा कि गति हमारी किस कारण से उत्पन्न हुई है। ठीक, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? गति विज्ञान। तो दोनों चीज़ों में अंतर समझ में आ गया। शुद्ध गतिकी में केवल गति का अध्ययन करेंगे, कारणों से कोई मतलब नहीं है। जबकि गति विज्ञान में गति का अध्ययन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में कारणों पर भी विचार किया जाएगा कि वह गति किस रीजन से उत्पन्न हुई है, क्यों उत्पन्न हुई है। 2 ब्रांच हो गई। तीसरी है इसकी स्थिति विज्ञान। क्या नाम है तीसरी का? स्थिति विज्ञान, और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टैटिक्स, STICS। ठीक, क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। तो नाम से स्पष्ट है, स्थिति विज्ञान यानी कि स्थिर पिंडों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? स्थिर पिंड। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर पिंडों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक, अब देखिए, पिंड अगर विराम अवस्था में है तो वो स्थिर होता है, लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन और होती है जब हमारा पिंड स्थिर होता है। जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, कोई व्यक्ति इसको इधर से धक्का मार रहा है, मान लो F बल लगा रहा है, और कोई व्यक्ति इसको इधर से धक्का मार रहा है इतने ही बल से। ठीक, तो क्या ये वस्तु अपनी जगह से विस्थापित होगी? क्या नहीं होगी ना। तो ऐसी स्थिति में इसको कहा जाता है साम्यावस्था में। तो यदि हमारी वस्तु बाह्य बलों के प्रभाव में भी साम्यावस्था में है, तो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन भी किसके अंतर्गत करेंगे? स्थिति विज्ञान के अंतर्गत। तो ध्यान रखना है, स्थिति विज्ञान में स्थिर वस्तुओं का अध्ययन तो किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उन वस्तुओं का भी अध्ययन किया जाएगा जो बाह्य बलों के प्रभाव में तो है, लेकिन साम्यावस्था में है। तो हम ये समझ सकते हैं कि बल तो लग रहे हैं, लेकिन उस बल की वजह से वस्तु में कोई गति उत्पन्न नहीं हुई है। तो इस तरह से जो हमारी यांत्रिकी है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो ये जो चैप्टर है सरल रेखा में गति, ये हमारा यांत्रिकी से संबंधित है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ठीक, तो चैप्टर में सबसे पहले है गति। तो गति क्या होती है? तो देखिए, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है या अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो वह क्या कहलाती है? गति कहलाती है। आप सब जानते हो, यदि कोई वस्तु एक जगह रखी है और यहाँ से चल के वो दूसरे स्थान पर चले जाए, तो वो क्या कहलाएगी? गति। चल कर जाए, हवा की सहायता से उड़ के जाए, या आप खुद लेकर जाओ, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। अब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन हम उसको मेजर कैसे करें? तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का निर्धारण करने के लिए हम क्या मानते हैं? एक संदर्भ बिंदु मानते हैं। क्या मानते हैं? एक संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जिसके सापेक्ष उसकी गति का अध्ययन किया जाता है। तो इस अध्ययन के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? निर्देश तंत्र की, यानी कि एक ऐसे निकाय की आवश्यकता पड़ती है जिसके सापेक्ष हम उस वस्तु की स्थिति का निर्धारण कर सकें। तो देखिए, इस संदर्भ बिंदु को मान रखा है हमने मूल बिंदु O। क्या मान रखा है? मूल बिंदु। तो यहाँ पर यदि कोई वस्तु स्थित है तो हम कहेंगे कि उसके निर्देशांक क्या हैं? 0, 0। गति तो हमें दिखाई देगी, लेकिन उस गति का गणितीय रूप लिखने के लिए या मेजर करने के लिए कि गति कितनी हुई है या वस्तु कितनी विस्थापित हुई है, उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है निर्देश तंत्र की। तो निर्देश तंत्र क्या हो गया? एक ऐसा निकाय हो गया जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ऐसा निकाय या तंत्र कह दें इसको, या सिस्टम कह दें, एक ही बात है। ठीक, तो ऐसा निकाय, तंत्र या सिस्टम जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की
किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। अब निर्देश तंत्र में क्या करते हैं हम? 3 लंबवत अक्षें लेते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती है। ये इससे 90 डिग्री के एंगल पर है, ये वाली इससे 90 डिग्री के एंगल पर है, और इसी तरह से ये वाली इससे 90 डिग्री के एंगल पर है। आप इस तरह से समझ सकते हो, ये तीनों उंगलियां हैं इस तरह से हैं, तो ये भी हमारी इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और ये जो सामने है ये भी इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर यदि स्थित हो और इनका जो कटान बिंदु है वो हमारा क्या हो? मूल बिंदु, तो ये जो निकाय बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? निर्देश तंत्र। अब इसके सापेक्ष हम किसी भी वस्तु का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लो वस्तु हमारी यहाँ रखी है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट पता होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब देखिए, निर्देश तंत्र की बात तो हो गई कि भाई वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए। अब निर्धारण करने के लिए बिंदु चाहिए, तो हमारे जो चलती है, जो सबसे सरल पद्धति चलती है वो है हमारी कार्तीय निर्देशांक पद्धति। कौन सी है? कार्तीय निर्देशांक पद्धति। इसके अलावा 2 पद्धति और है, लेकिन हमारे लेवल पर हम उसका अध्ययन नहीं करते। नाम बता देती हूँ मैं, नाम है, एक है गोलीय निर्देशांक पद्धति और एक है बेलनीय निर्देशांक पद्धति। ये 3 पद्धतियाँ चलती हैं हमारी, लेकिन सबसे सिंपल, सबसे इजी कौन सी है? कार्तीय निर्देशांक पद्धति। तो हम इसको काम में लेते हैं। अब कार्तीय निर्देशांक पद्धति में क्या होता है? जो ये तीनों लंबवत अक्षें होती है उनको x, y और z मान लिया जाता है। इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y और इसको मान लेंगे z। आप किसी को भी x, किसी को भी y, किसी को भी z मान सकते हो। इसको x मानोगे तो ये y हो जाएगी, ये z हो जाएगी, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन सबसे जो इजी नोटेशन रहता है वो ये x हो गई, ये y हो गई और ये z हो गई, ठीक। अब मान लो कोई बिंदु यहाँ पर है, तो आपको पता है x और y तल में है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x, y। जो भी बिंदु आएगा 1, 2, 2, 1, जो भी हम इसकी स्थिति लिखेंगे। तो निर्देशांक पद्धति मानने से क्या होता है? वस्तु की स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाता है, हमें ये पता लग जाता है कि हमारी वस्तु कहाँ पर स्थित है। अब कार्तीय निर्देशांक पद्धति भी हमारी 2 तरह से चलती है। एक चलती है हमारी वामावर्ती, कैसी? वामावर्ती, और एक चलती है हमारी दक्षिणावर्ती, ठीक। 2 तरह की है, एक है वामावर्ती और एक है हमारी दक्षिणावर्ती। दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर केवल जो हम ये लंबवत अक्षें बना रहे हैं इसमें एक अक्ष को अंदर या बाहर बनाने का है। जैसे देखो, एक तो हमने इस तरह से बनाई है, ये 3 अक्ष हो गई, इसका नाम x लिख लेते हैं, y और ये z, और एक और बना दी मैंने इस तरह से, ये x, ये y और ये z। तो जो ये वाली है ये तो हमारी कौन सी है? वामावर्ती, ठीक। और ये वाली कहलाती है हमारी दक्षिणावर्ती। हम कोई से भी काम में ले सकते हैं। इसमें देखिए ये हमारी +x है, तो अगर इस दिशा में आप बनाओगे तो कौन सा आएगा? -x। ये हमारी प्लस डायरेक्शन में y है, तो इसके विपरीत दिशा में आएगी -y। इसी तरह ये z है, तो इसके विपरीत दिशा में आएगा -z, ठीक। सेम ऐसे इसमें है। तो ध्यान रखना है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति भी 2 तरह की होती है, वामावर्ती और दक्षिणावर्ती। वामावर्ती में अक्षों को इस तरह से बनाया जाता है, एंगल अभी भी 90 डिग्री है तीनों के बीच में, और दक्षिणावर्ती में इस तरह से बनाया जाता है। आप अपनी सावधानी के हिसाब से कोई सी भी काम में ले सकते हैं। जनरली हम दक्षिणावर्ती की बात करेंगे, यानी दक्षिणावर्ती निर्देशांक पद्धति को ही काम में लेंगे। तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या हो गई? अगर 3 अक्ष जिनके नामकरण हमने कर दिए x, y और z एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर स्थित हो, तो जो ये निकाय है वो तो हमारा क्या कहलाएगा? निर्देश तंत्र। और जो इसके निर्देशांक है x, y, z
वो हमारे क्या कहलाएंगे, कार्तीय निर्देशांक पद्धति के निर्देशांक। ठीक, तो इस तरह से ये हो गई हमारी कार्तीय निर्देशांक पद्धति। अब हम अध्ययन करेंगे गति हमारी क्या है। ठीक है, अब हम गति का अध्ययन करेंगे। तो गति का अध्ययन करने से पहले हम ये जान लें कि गतिशील वस्तु क्या है और स्थिर वस्तु क्या है। वैसे तो हमें पता है यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, इसका मतलब वह वस्तु गतिशील है। और यदि कोई वस्तु एक ही जगह रखी हुई है, वह अपनी स्थान को परिवर्तित नहीं कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर वस्तु कहेंगे। सबको पता है, जैसे बोर्ड है यही रखा हुआ है, तो ये क्या हो गई, स्थिर वस्तु। लेकिन मैं इस पर मार्कर से लिख रही हूँ, तो मार्कर क्या है, गतिशील, तो वो क्या हो जाएगी, गतिशील वस्तु। ठीक, तो गतिशील वस्तु को परिभाषित कैसे करते हैं हम, यदि किसी वस्तु के निर्देशांक या किसी कण के निर्देशांक समय के साथ बदलते हों, क्या हो, समय के साथ बदलते हों। जैसे मान लो t बराबर 1 सेकंड पर जो वस्तु है वो हमारी 1,2,0 इस स्थान पर थी, यानी x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 2 और z पर इसका निर्देशांक है 0। और t बराबर 2 सेकंड पर इसके निर्देशांक बदल गए, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। तो देखिए x दिशा में परिवर्तन हो गया, 1 से 2 हो गया, y में 2 से 4 पे पहुंच गई और z में 0 से 2 पर पहुंच गई। तो क्या हुआ, समय के सापेक्ष इसके निर्देशांकों में परिवर्तन आ गया। तो यदि किसी वस्तु के निर्देशांक समय के साथ बदल जाएं, समय के साथ बदल जाएं, तो वह वस्तु क्या कहलाएगी, गतिशील वस्तु। जबकि समय के साथ यदि नियत रहें, जैसे t बराबर 1 सेकंड पर जो पहला निर्देशांक हमने लिखा है 1 2 0, t बराबर 2 सेकंड पर भी ये यही रहे, t बराबर 3 सेकंड पर भी ये एज इट इज़ रहे, तो ऐसी वस्तु हमारी क्या कहलाएगी, स्थिर वस्तु। ठीक, तो दोनों की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसी वस्तु जिसके निर्देशांक समय के साथ बदलते हों क्या कहलाएगी, गतिशील वस्तु। जबकि ऐसी वस्तु जिसके निर्देशांक समय के साथ नियत रहें क्या कहलाएगी, स्थिर वस्तु। ठीक, स्थिर वस्तु को कहते हैं हम विराम अवस्था में, क्या कहेंगे, विराम अवस्था। क्योंकि स्थिर वस्तु क्या होगी, रेस्ट करेगी, यानी रेस्ट पोजीशन। ठीक, तो ध्यान रखना है, स्थिर वस्तु, विराम अवस्था, रेस्ट पोजीशन एक ही बात है। और गतिशील वस्तु में वस्तु हमारी गति करेगी। तो ये हमारी क्या हो गई, गतिशील वस्तु और स्थिर वस्तु। अब हम देखते हैं कि जब वस्तु हमारी गति करेगी, वस्तु हमारी क्या करेगी, गति करेगी, तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगी, कुछ ना कुछ दूरी रहेगी। ठीक, तो वो हमारी क्या कहलाती है, पथ की लंबाई। क्या कहलाती है, पथ की लंबाई। पथ की लंबाई, या हम यूँ कह सकते हैं कोई वस्तु ए यहाँ पर है, कुछ देर बाद यानी कि t समय पश्चात ये पहुँच गई बिंदु B पर, तो वस्तु A के द्वारा चली गई जो दूरी है, क्या कह रहे हैं हम, वस्तु A के द्वारा जो चली गई दूरी है वह हमारी क्या कहलाती है, पथ की लंबाई। जैसे मान लो वस्तु A से B तक गई इस रास्ते, तो ए बी क्या हो जाएगी, पथ की लंबाई पहली कंडीशन में। दूसरी में हम मान लेते हैं वस्तु इस रास्ते से गई, इसको नाम दे देते हैं सी। तो अब पथ की लंबाई क्या होगी, ए सी बी होगी ना। अगर मान लो वस्तु हमारी इस तरह से जाती, इसको डी बिंदु कह देते हैं, तो पथ की लंबाई क्या आएगी, ए डी बी।
आएगी। अब देखिए, वस्तु हमारी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंच रही है। बिंदु वही है जो पहले में थे, दूसरे में थे और तीसरे में थे। तो पहले में वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी थी वो कितनी थी, ए बी, ए से बी तक गई है। दूसरे में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कितनी थी, ए सी बी थी। तो चित्र से पता चल रहा है कि ये थोड़ी ज़्यादा होगी। तीसरे में देखिए, वस्तु इस रास्ते से गई तो पथ की लंबाई कितनी आई हमारी, ए डी वी, तो इसका मान और ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो पथ की लंबाई है वो किस पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। पथ की लंबाई किस पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है कि हम वस्तु को किस रास्ते से लेकर गए हैं, वस्तु को किस रास्ते से लेकर गए हैं। बिंदु ए और बिंदु बी अपनी जगह पर है, लेकिन उनको ले जाने का रास्ता अलग अलग है। तो पथ की लंबाई हमेशा पथ पर निर्भर करेगी कि हम वस्तु को किस रास्ते से लेकर गए हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट, यह हमारी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, यानी इसकी कोई दिशा नहीं है। हम वस्तु को पहले इस दिशा में ले गए, फिर इस दिशा में ले गए, फिर इस दिशा में ले गए, कोई और दिशा में होके भी आप यहाँ जा सकते हो। ठीक। तो यह हमारी क्या होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिनकी कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ। तो पथ की लंबाई हमारी क्या है, अदिश राशि। अगला बिंदु देखिए, आप बिंदु ए और बीच की दूरी कहीं से भी निकालिए, चाहे ए से बी से निकालो, चाहे ए सी बी से निकालो, चाहे ए डी बी से निकालो, सारी की सारी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो हमेशा पथ की लंबाई क्या होगी, धनात्मक। क्या होगी, हमेशा पथ की लंबाई धनात्मक। तो ये 3 पॉइंट है, तीनों याद रखने हैं कि पथ पर निर्भर करती है कि वस्तु को हम किस रास्ते से लेकर गए हैं। दूसरा पॉइंट है अदिश राशि होती है, और तीसरा पॉइंट है कि इसका मान सदैव धनात्मक होता है। अब मापेंगे किसमें, पथ की लंबाई है, तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जिसमें भी हम मापना चाहें। तो इसके जो मात्रक हैं वो क्या हो गए हमारे, मीटर तो हो जाएगा MKS या SI पद्धति में, सेंटीमीटर किस में हो जाएगा, CGS पद्धति में। इसके अलावा भी अन्य मात्रक हम किलोमीटर काम में ले सकते हैं, और भी कई मात्रक हैं इसके, जैसी हमारी सुविधा है हम वैसे ही मात्रकों को काम में लेते हैं। तो ये हमारे इसके लिए क्या हो गई, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। मेन चीज़ याद रखनी है कि ये हमारी अदिश राशि होती है। आप कहीं से भी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाइए, दिशा का कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी आप जा सकते हैं, इसलिए ये हमारी क्या है, अदिश राशि। ठीक। तो ये हमारी क्या कहलाती है, पथ की लंबाई। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी है, वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी है या तय किए गए पथ की जो लंबाई है, वही हमारी क्या कहलाती है, पथ की लंबाई। ठीक। तो चली गई कुल दूरी कह दे, या वस्तु के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो दूरी तय की जाती है, वही हमारी क्या कहलाती है, पथ की लंबाई। ठीक। तो इस तरह से ये हो गई हमारी पथ की लंबाई। अब देखिए, अगर दिशा को ध्यान में रखते तो क्या कहते, यहाँ तो हमने दिशा का कोई महत्व नहीं दिया। अगर हम दिशा को ध्यान में रखें तो पथ की लंबाई हमारी बदल जाती है विस्थापन के रूप में। किसके रूप में, विस्थापन के रूप में। तो अगला है विस्थापन। इसके अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तब ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। पहले हम विस्थापन को पढ़ लेते हैं। तो विस्थापन कंप्लीट होने के बाद हम दोनों को कंपेयर के रूप में एग्जाम्पल देखेंगे। तो कंपेयर के रूप में जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि पथ की लंबाई क्या है और विस्थापन क्या है। अगला देखते हैं हम विस्थापन क्या होता है।
तो देखो हमने चित्र बनाया है, ऐसा ही चित्र भी पथ की लंबाई में बनाया था। तो वहाँ पर हमने कहा था कि पथ की लंबाई अलग अलग आएगी। आप अलग अलग रास्ते से जाओगे तो आपकी जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है वह अलग अलग आएगी। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हमारा होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी का अंतर। क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच का अंतर। ठीक, इसमें हम क्या देखेंगे केवल कि हम किसी भी रास्ते से जाएं, ए और बी के बीच में कितना अंतर है, यानी कि सबसे कम दूरी कौन सी है। यानी ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह दें या पथ कह दें, यानी कि न्यूनतम दूरी। तो ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही हमारी क्या कहलाएगी? विस्थापन। हम इसको दूसरी तरह से और परिभाषित कर सकते हैं कि किसी निश्चित दिशा में ए और बी के बीच की जो दूरी है, किसी निश्चित दिशा में, दिशा का ध्यान रखना है, वही हमारी क्या कहलाती है? विस्थापन। ठीक है, तो चाहे तो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी का अंतर कह दें या ए और बी बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कह दें, या हम कह दें कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई जो दूरी है वह हमारी क्या है? विस्थापन है। तो यहाँ दिशा का ध्यान रखना है। जैसे कोई दूसरा डायग्राम हम बनाते हैं, देखिए यहाँ से व्यक्ति इधर गया पहले, ठीक, फिर इधर गया। ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। तो यदि आप दूरी निकालोगे तो क्या कहोगे? ए बी प्लस बी सी। तो ये तो हमारी क्या कहलाएगी? पथ की लंबाई। और पथ की लंबाई क्या होती है? दूरी। लेकिन यदि विस्थापन की बात की जाएगी तो बिंदु ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे शॉर्टेस्ट पथ कौन सा होगा? यहाँ से सीधी लाइन खींच दे, तो ये जो ए सी बनेगी ये हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? विस्थापन। तो ध्यान रखना है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी लेनी है। न्यूनतम दूरी ही क्या हो जाएगी? हमारी विस्थापन हो जाएगी। अब देखिए, चूंकि हम कह रहे हैं कि निश्चित दिशा में तय की गई है, इसलिए यह क्या है? एक सदिश राशि। क्या है ये? सदिश राशि। तो ध्यान रखना है कि विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि। दूसरा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों मान संभव है इसके। यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तीनों मान संभव है, पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे। जैसे देखो, शून्य का एग्जाम्पल है, जैसे कोई व्यक्ति सर्किल पे घूम रहा है। किस पे घूम रहा है? सर्किल पे। व्यक्ति ने यहाँ से शुरू किया और यहीं पे आ गया, तो विस्थापन क्या होगा? भाई यही प्रारंभिक बिंदु है, यही अंतिम बिंदु है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर कितना है? शून्य। तो ऐसी स्थिति में जो विस्थापन है वो हमारा क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। लेकिन अगर दूरी की बात करोगे तो दूरी कितनी आएगी? पूरी परिधि के बराबर। परिधि कितनी हो जाएगी? 2πr। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि विस्थापन निकालने का तरीका क्या है और दूरी निकालने का तरीका क्या है। तो पॉइंट हो गया पहला, सदिश राशि है। दूसरा ध्यान रखोगे, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है। अगला पॉइंट क्या होगा? इसका मात्रक। तो मापने का तरीका तो वही मात्रक है जो हमने दूरी में लिए थे, यानी मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में नापेंगे या किलोमीटर में नापेंगे, जिसमें भी हम
सावधानी से माप सकते हैं, उसी मात्रक को हम काम में ले लेते हैं। ठीक, अब आपको यदि पद्धति दे रखी है तो ऐसा ही पद्धति में किस में मापोगे, मीटर में। लेकिन यदि सीजीएस में कह दिया जाए तो सेंटीमीटर में मापेंगे, और यदि हम चाहें तो उसको किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से जो हम चाहें वह मात्रक हम काम में ले सकते हैं। तो विस्थापन और दूरी दोनों में मात्रक समान है, ठीक है, लेकिन दिशा का अंतर है। दूरी हमारी अदिश राशि है जबकि विस्थापन हमारी सदिश राशि है। ठीक, अब देखिए दोनों को हम एक बार अंतर के रूप में देख लेते हैं। तो पहले हम लिख रहे हैं दूरी और दूसरा लिख रहे हैं हम विस्थापन। दूरी कहें या पथ की लंबाई कहें एक ही बात है। तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी पथ की लंबाई कहलाती है, या वस्तु के द्वारा चली गई दूरी पथ की लंबाई कहलाती है। जबकि विस्थापन में क्या कहेंगे, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है, या प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच का जो अंतर है वह हमारा विस्थापन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि दूरी यानी पथ की जो लंबाई है वह हमारी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन हमारी सदिश राशि है। ठीक, तीसरा पॉइंट मात्रक है। तो मात्रक तो दोनों में समान है, इसका मात्रक भी मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर लिखेंगे, और उधर भी हम मात्रक मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर लिखेंगे। अगला है कि जो पथ की लंबाई है वह हमारी पथ पर निर्भर करती है कि हम वस्तु को किस रास्ते से लेकर जा रहे हैं, जबकि जो विस्थापन है वह हमारा पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। वह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी सबसे छोटी दूरी देखनी है, सबसे कम दूरी देखनी है कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच में कितना अंतर है। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है कि दूरी हमारी क्या होती है, केवल धनात्मक होती है। देखो पथ की जो लंबाई है वो क्या होगी, केवल धनात्मक। कैसे कि आप कुछ ना कुछ दूरी तय करोगे और दूरी को नेगेटिव कैसे करोगे, नेगेटिव संभव ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो पथ की लंबाई है या दूरी है वो क्या होती है, ऋणात्मक, जबकि विस्थापन हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। शून्य का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया है, अभी दूसरा देखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति सर्किल पे घूम रहा है तो जिस बिंदु से शुरू हुआ उसी बिंदु पर यदि वापस आ जाए तो विस्थापन क्या होगा, 0। ठीक, तो इस तरह से विस्थापन के कुछ पॉइंट और पथ की लंबाई के कुछ पॉइंट है जो दोनों में क्या करते हैं, अंतर करते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो ये वेरीफाई कर देंगे कि पथ की लंबाई और विस्थापन दोनों क्या है, हमारी अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमारा बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करता है। ठीक, 4 मीटर गया ये प्लस x दिशा में। ठीक, पहुंच गया बिंदु ए पर। यहाँ से y दिशा में गया 3 मीटर। ठीक है, इसको दे दिया हमने बिंदु बी। तो हमें निकालनी है पथ की लंबाई। क्या निकालनी है, पहले तो पथ की लंबाई। पथ की लंबाई क्या है यहाँ, दूरी। तो पथ की लंबाई क्या होगी, व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो व्यक्ति पहले चला ओ से ए तक गया, ओ ए, फिर ए से बी तक गया है तो क्या करेंगे, प्लस ए बी। ओ ए कितना है, 4 मीटर, ए बी कितना है, 3 मीटर, कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। नेक्स्ट निकालेंगे इसमें विस्थापन। क्या निकालेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन क्या कहते हैं हम, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि ओ बी निकालेंगे। अब देखो ओ बी को निकालने का सीधा सा तरीका है, हमने ओ को बी से मिला दिया।
क्या किया हमने, ओ को बी से मिला दिया। ठीक, तो देखिए ये क्या बन गया हमारा, समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये डिग्री कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज में यदि ओ बी निकालें तो ओ बी क्या बन जाएगी, कर्ण। ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार, और ये हमारा क्या बन जाएगा, लंब। ठीक, आधार, लंब और कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण की वैल्यू ओ बी यही चाहिए हमें। ठीक है, लंब कितना है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे यहाँ से तो ओ बी बराबर हो गया रूट ऑफ 16 प्लस 9 कितना हो जाता है 25। तो क्या आएगा प्लस माइनस 5 मीटर। रूट में से तो प्लस माइनस 5 ही बाहर आएगा ना, ओ बी। ठीक है, ओ से बी तक। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में माप रहे हैं, प्लस में तो क्या लेंगे, ओ बी बराबर प्लस 5 मीटर। तो विस्थापन कितना आया है 5 मीटर, जबकि दूरी कितनी आई है 7 मीटर। तो दोनों अलग अलग हो गए, दूरी अलग है और विस्थापन भी अलग है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट है। पहले हमने दूरी निकाली है, तो क्या किया है, ओ से ए तक गए, ए से बी तक गए, तो कुल दूरी आ गई। और विस्थापन के लिए हमने क्या किया है, ओ और बी के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी निकाली। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति इस तरह से बिंदु ए से बिंदु बी तक गया है। ठीक, इधर से बिंदु ए से बिंदु बी तक गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या निकालेंगे, पथ की लंबाई क्या आएगी, ए सी बी। और ये क्या है, वृत्त है एक तरह का। देखिए इसको अगर यहाँ से मिला दें, इसकी त्रिज्या क्या मान लें आर, तो ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। और अर्धवृत्त है तो इसकी परिधि कितनी होगी, ए सी बी। परिधि होती है 2 पाई आर, 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा पाई आर। ठीक है, तो पथ की लंबाई तो कितनी आ गई पाई आर। लेकिन यदि इसी में आपसे क्या पूछ लिया जाए, विस्थापन, तो विस्थापन क्या होगा, ए से बी के बीच की दूरी यानी ए बी। और ए बी क्या कहलाता है, डायमीटर, व्यास होता है। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, यानी 2 गुणा त्रिज्या। तो कितना आ जाएगा 2r। तो देखो पथ की लंबाई और विस्थापन दोनों अलग अलग आ गए। इस तरह से ये तो दोनों एग्जाम्पल ऐसे थे जिसमें पथ की लंबाई और विस्थापन दोनों अलग अलग थे। देखिए हमने एक चित्र बनाया है, एक व्यक्ति चलना शुरू करता है बिंदु ए से। ठीक, तो पहले वो जाता है बिंदु ए से सी तक। कहाँ तक, ए से सी तक, यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए ऊपर बनाई है, बाकी लाइन पे चलेगा। ए से सी तक गया और सी से बी तक आया। तो व्यक्ति कहाँ पे पहुँचा, बिंदु ए से बिंदु बी पर। लेकिन कैसे पहुँचा, पहले गया ए से सी तक और फिर आया है सी से बी तक। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है विस्थापन और एक हमें निकालना है पथ की लंबाई। तो देखो ये पथ की लंबाई यदि निकालोगे तो क्या आएगी, ए सी प्लस सी बी, वैल्यू रख के हल कर लेंगे। और विस्थापन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए से बी की बीच की दूरी। ए से बी की बीच की दूरी कितनी दे रखी है, सीधी ही 20 सेंटीमीटर। और आप इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ए सी कितना हो जाएगा 30 और सी बी कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो गया 40 मीटर। ठीक, लेकिन यदि कह दिया जाता
कि व्यक्ति वापस चल के आ गया बिंदु ए पर। ए से गया सी तक और सी से वापस आ गया बिंदु ए पर। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन और पथ की लंबाई कितनी आती? तो देखो बिंदु ए से गया था और बिंदु ए पर वापस आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाता हमारा? 0। ठीक। और पथ की लंबाई क्या हो जाती? ए से सी तक और वापस सी से ए तक। ए सी कितनी है? 20 और 10 30, तो 30 + 30 60। इस तरह से ये तीनों एग्जाम्पल हमारे किसके हो गए? गति और विस्थापन से संबंधित हो गए। अब हमने कहा है कि दूरी हमारी क्या है? धनात्मक, जबकि विस्थापन हमारा ऋणात्मक, 0, धनात्मक कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन क्या होगा? दूरी से छोटा होगा या बराबर, ये संभव है। विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी विस्थापन का मान दूरी से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, दूरी से हमेशा कम होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको लिखते हैं हम, विस्थापन इज़ लेस देन इक्वल्स टू दूरी, यानी विस्थापन का मान दूरी से या तो कम होगा या बराबर होगा। तो ये थे विस्थापन और दूरी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब देखिए, इसका ग्राफ बनाते हैं कि यदि हमारी वस्तु स्थिर है तो ग्राफ कैसा बनेगा, और यदि हमारी वस्तु गतिशील है तो ग्राफ कैसा बनेगा। अब देखिए, जब वस्तु हमारी स्थिर हो तो क्या होता है? हमने पढ़ा है वस्तु हमारी स्थित हो तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? नियत रहते हैं, यानी t बराबर 1 सेकंड पर मान लेते हैं वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी है? 20 मीटर। ठीक, t बराबर 2 सेकंड पर भी ये इतनी ही रहेगी, यानी समय आप कुछ भी ले लीजिए, इसका मान इतना ही रहेगा। तो यदि ग्राफ बनाया जाए और x अक्ष पर t को ले लें और y अक्ष पर किसको ले लें? दूरी को ले लें या पथ की लंबाई, ये मीटर में आएगा और ये हमारा आएगा सेकंड में। ये मूल बिंदु है। तो देखो t का मान बदल रहा है लेकिन इसका मान हमारा स्थिर है 20 मीटर। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये 20 है कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा नियत रहेगा। ठीक, वस्तु इस दिशा में जा रही है। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ है? जब हमारी वस्तु स्थिर है। देख लीजिए, अगर आप यहाँ देखोगे तब भी 20 ही है, यहाँ देखोगे तब भी 20 है, कहीं भी देख लीजिए तय की गई दूरी का मान 20 मीटर ही आएगा। लेकिन यदि वस्तु हमारी गतिशील है, वस्तु हमारी क्या है? गतिशील, तो t यहाँ ले लेते हैं और दूरी हम इस अक्ष पर ले लेते हैं मीटर में और ये सेकंड में। तो निर्देशांक हमारे बदलेंगे, यानी मान लो पहले वस्तु यहाँ है तो बाद में कहाँ पहुँचेगी? यहाँ पर। ठीक, तो इसका ग्राफ आता है इस तरह का। इसमें देखो, मूल बिंदु से शुरू हुई है विरामावस्था से, यहाँ पर इसके निर्देशांक ये आएंगे, यहाँ जाओगे तो बिंदु ये आएगा। तो देखो अलग अलग बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कौन सा ग्राफ है? जब वस्तु गतिशील है। ठीक, और जब वस्तु स्थिर हो तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये हमारी थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमने किसके बारे में करी है? गति और विस्थापन के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।